कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग के दोस्त शियान को अब होश आ चुका है और उसे हील करने में मिस चेन ने उसकी काफी सारी मदद की थी। बस बदले में वो ये चाहती है कि चेनपिंग उसे उसके एंसेस्टर की ग्रेव तक लेके जाए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि सॉन जिनशिन चेनपिंग से बचपन से ही नफरत करता था, क्योंकि चेनपिंग अपने दुखों से समझौता करके वो हमेशा खुश रहा करता था। वहीं पर सॉन्ग जिनशिन के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी वो चेनपिंग जैसे खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पा रहा था। अब उसका बस एक ही मकसद है कि चेनपिंग को खत्म कर दिया जाए, मगर लॉर्ड ज़ैंग उसे समझाते हैं कि उसने चेनपिंग को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सॉन्ग जिनशिन कभी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। इसलिए फाइनली सॉन्ग जिनशिन स्मॉल टाउन छोड़कर डेली डायनेस्टी के लिए रवाना हो गया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि चेनपिंग मिस चेन और उसके साथियों को लेकर माउंटेन्स में पहुंच गया था, जहां पर लूमा चाओ चेनपिंग की तारीफ करते हुए कहने लगा कि भाई तुझमें तो काफी ज्यादा स्टेमिना है, शायद इसी वजह से तू उस मंकी फेस मास्टर युआन को चैलेंज कर पाया। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि ना ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं बचपन से ही माउंटेन्स में हर्ब कलेक्ट करने आया करता था, इसीलिए मुझे माउंटेन्स क्लाइंब करने की आदत हो चुकी है। जिस पर लूमा चाओ कहने लगा भाई आगे चल के तू मेरे विंड एंड थंडर गार्डन जरूर आना, वहाँ तू जरूर से एक बेहतरीन सोर्ड कल्टीवेटर बनेगा। साथ ही साथ मैं तुझे सोर्ड पर सवार होकर फ्लाइंग करना भी सिखा दूंगा, और फिर हम दोनों भाई मिलके उस मास्टर युआन के जिंगयांग माउंटेन पर चले जाएंगे। वहाँ हमें बस एक थंडरपुल सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है, फिर देखना वो जिंगयांग माउंटेन कैसे एक तिनके की तरह फिनिश हो जाता है। जिस पर निंग्याओ कहती कि लूमा चाओ तुम जितना बोल रहे हो जिंगयांग माउंटेन उतना भी कमजोर नहीं, और तुम जितना बता रहे हो तुम्हारा विंड एंड थंडर गार्डन उतना भी पावरफुल नहीं, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करके चेनपिंग का दिमाग खराब मत करो। जिस पर लूमा चाओ कहते हैं हाँ शायद तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरा विंड एंड थंडर गार्डन जिंगयांग माउंटेन से काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं चेनपिंग को मेरे सिक में आने के लिए इसलिए बोल रहा था ताकि आगे चल के तुम लोग किसी गलत सिक को ज्वाइन ना करो, और भाई अगर ऐसा हुआ ना तो फिर तुम दोनों जिंदगी भर रोते रहोगे। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि तुम अभी भी चेनपिंग से मिले हो, तुम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं, मगर फिर भी तुमने उसे अपना भाई बना लिया, पता नहीं तुम्हारे ऐसे कितने सारे भाई होंगे। लूमा चाओ तो निंग्याओ की बातें सुनकर ही हैरान हो गया। वो कहते लड़की तुम्हारी जबान तो बिल्कुल कैंची जैसी चलती है, समय रहते अपने मुंह को काबू में रखो वरना आगे चल के तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला। सच बताओ तो जबान लड़ाने वाली लड़कियां किसी बंदे को पसंद नहीं आती। जो सुनकर निंग्याओ की सोर्ड तुरंत ही लूमा चाओ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई। तो कहता अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। वहीं पर सॉन्गफिंग मिस चेन को बताने लगा कि इमॉर्टल जू ने जबरदस्ती लियू शियान से वो ट्रेजर आर्मर हासिल किया था, मगर जैसे उन्हें पता लगा कि उनसे गलती हो गई तो वो चेनपिंग की दोस्त का आर्मर वापस देने के लिए तैयार हो गए थे। फिर आपने वो आर्मर एक्सेप्ट करने से मना क्यों किया? जिस पर मिस चेन कहने लगी कि पहले उस इमॉर्टल जू को ये बात पता ही नहीं थी कि लियू शियान के एंसेस्टर हमारे चेन क्लैन के टूम गार्डियंस है। अगर उन्हें ये बात पता होती तो कभी चेनपिंग के दोस्त पर अटैक नहीं करते, मगर अब उन्होंने अटैक किया क्योंकि लियू शियान एक मामूली सा कल्टीवेटर है। ये पावरफुल कल्टीवेटर किसी कमजोर डिसाइपल को कीड़े से कम नहीं समझते, और वही गलती इमॉर्टल जू ने की, इसलिए अब उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इमॉर्टल जू ने बस ट्रेजर पर ध्यान दिया, मगर उसे ये बात पता ही नहीं थी कि लियू शियांग मेरी फैमिली का टूम गार्डियन है। जिस पर सॉन्गफिंग कहने लगा कि मुझे नहीं लगता इसमें पूरी गलती इमॉर्टल जू की है, उसने जिंगयांग माउंटेन के मास्टर युआन को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। अगर आपको सजा देनी है तो इमॉर्टल जू के साथ साथ मास्टर युआन को भी देनी चाहिए। जो सुनकर मिस चेन सॉन्गफिंग पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती कि तुम्हें पॉलिटिक्स आता ही नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे, मगर सॉन्गफिंग काफी ज्यादा थक गया था। पूरा दिन चलने के बाद तो एक जगह पर बैठ ही गया। वो कहता है कि अब इससे ज्यादा तेज मैं नहीं चल सकता, एक काम करो आप लोग आगे चले जाओ और थोड़ी देर में मैं आपको कैच कर लूंगा। चेनपिंग भी मिस चेन से कहने लगा कि हमने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन मिस चेन को काफी ज्यादा जल्दी थी। वो कहती कि टूम के पास जाने के बाद ही हम आराम करेंगे, तब तक हम बीच में कहीं भी नहीं रुक सकते। ये सुनकर चेनपिंग उसे बताने लगा कि इस बंदे को हम यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर इस पर किसी खतरनाक जानवर ने अटैक कर दिया तो ये उसे रोक भी नहीं पाएगा। तो मिस चेन ने लूमा चाओ और सॉन्गफिंग को वापस टाउन जाने के लिए बता दिया। लूमा चाओ भी मिस चेन को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, इसलिए वो सॉन्गफिंग के साथ टाउन वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अब रास्ते में लूमा चाओ और सॉन्गफिंग एक जगह पर रुक जाते हैं। सॉन्गफिंग लूमा चाओ से पूछ रहा था क्या आखिर तुम मिस चेन से ऐसे बर्ताव क्यों करते रहते हो? उसके साथ रिश्ते अच्छे रखना तुम्हारे विंड एंड थंडर गार्डन के लिए भी फायदे का होगा। जिस पर
लूमा चाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि मुझे उस मिस चेन से कोई डर नहीं लगता और मैं उस चेनपिंग से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उसने मिस चेन से 2 पैसों के बैग्स लिए। जिस पर सॉन्गफिंग कहने लगा कि उस चेनपिंग का कुछ नहीं हो सकता, बेचारा वो तो बस एक मामूली सा स्कॉलर है। तो लूमा चाओ कहते भाई उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। जैसे ही चेनपिंग एक स्कॉलर है वैसे ही सेंट जीशांग भी एक स्कॉलर थे, मगर आज देखो कितने ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो सॉन्गफिंग से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें चेनपिंग के बारे में क्या लगता है। जिस पर सॉन्गफिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरी उस बंदे से कोई दुश्मनी नहीं, वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मगर पॉलिटिकली बात की जाए तो उस चेनपिंग की वजह से हमारे क्लान को हमेशा बेइज्जत होना पड़ता है। अब ये नई बात सुनकर लूमा चाओ को इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। वो कहता है बताओ ना, मुझे तुम्हारे क्लान के बारे में जानना है। जिस पर सॉन्गफिंग बताने लगा कि मैं चेन क्लान का डिसेंडेंट हूँ और हमारा चेन क्लान हमेशा बड़ी फैमिलीज को सर्व करते आया है, मगर रही बात चेनपिंग की तो सबसे अलग है। उसने हमारे क्लान जैसे आज तक किसी की गुलामी नहीं की, वो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट रहा, उस पर कभी किसी का दबाव नहीं था और इसी वजह से हमारी चेन क्लान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बड़ी फैमिलीज ये सोचती है कि हम लोग एरोगेंट हैं। जिस पर लूमा चाओ कहते हैं भाई अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो इसमें चेनपिंग की कोई गलती नहीं, हम सबको खुद के डिसीजन लेने का हक है। अगर वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता तो फिर तुम लोग उस पर फोर्स नहीं कर सकते। जिस पर सॉन्गफिंग कहने लगा हाँ मैं ये जानता हूँ कि इसमें चेनपिंग की कोई गलती नहीं, मगर इस दुनिया में पुराने रीति रिवाजों को काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, इसलिए हम लोग चाहकर भी उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। जिस पर लूमा चाओ कहता है कि भाई इस दुनिया से मुझे भी काफी ज्यादा शिकायतें हैं, अगर मैं ज्यादा स्ट्रांग होता और मेरी तलवार में ज्यादा दम होता तो मैं इस दुनिया को दिखा देता कि आखिर लूमा चाओ है कौन, मैं उनके रीति रिवाजों को तोड़ देता। तो सॉन्गफिंग उसकी सारी बातें सुनकर कहने लगा कि लूमा चाओ मेरे ख्याल से तुम चेनपिंग को काफी ज्यादा पसंद करते हो। जिस पर लूमा चाओ जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ भाई भले उस बंदे के पास पावर नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसके सामने काफी वीक फील होता है, ऐसा लगता है कि मानो मैं उसके सामने निकम्मा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लियू शियान को देखते हैं जो कि अपने माइंड स्पेस में पहुंच चुका था। उसके सामने ढेर सारे सोर्ड मैनुअल्स थे जिन्हें देखकर वो कहने लगा कि ग्रैंडफादर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने सोर्ड मैनुअल को प्रोटेक्ट किया है। और तभी उसे एक आवाज आने लगी जो बताती है कि 3000 सालों से मैंने इस विलेज को प्रोटेक्ट किया है। और तभी लियू शियान को कुछ विजन्स नजर आने लगे जिसमें एक ड्रैगन पर एक वॉरियर ने अटैक कर दिया था। उसी वॉरियर ने इवल शैडोज का भी मुकाबला किया। अभी वॉरियर है कौन इसके बारे में हमें क्लियरली तो बताया नहीं गया, लेकिन मेरे ख्याल से लियू शियान का एंसेस्टर होगा। और तभी लियू शियान देखता है कि वहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है, साथ ही उसके सामने एक हेवी सोर्ड क्रिएट हो गई थी और अब वहाँ मौजूद सारे स्क्रॉल पर लिखी हुई राइटिंग लियू शियान के अंदर जाने लगी। वहीं पर शुई एक कंटेनर के साथ खेल रही थी, तभी वो देखती कि वो कंटेनर अचानक से ग्लो करते हुए हवा में फ्लोट करने लगा है, जो देखकर शुई तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। अब वो देखती है कि रूम की कई सारी चीजें हवा में फ्लोट करने लगी है, इसलिए वो जल्दी से अपने फादर मास्टर रुआन को इस बारे में बताने चली जाती है। वहीं पर लियू शियान की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। वो देखता है कि उसकी माइंड स्पेस की तलवार अब काफी ज्यादा ग्लो करने लगी है। और तभी मास्टर रुआन वहाँ आकर लियू शियान की पल्स चेक करने लगे। वो कहते बच्चे तुम तो काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हारे अंदर मौजूद सोर्ड मैनुअल अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। मास्टर युआन की पंचेस ने तुम्हारी कल्टीवेशन कोर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था, लेकिन सोर्ड मैनुअल की मदद से तुमने दोबारा से उसे रिबिल्ड कर लिया। वहीं पर शुई अपने फादर को बताने लगी कि इस बंदे ने तो ड्रीम्स में ही सोर्ड मैनुअल को मास्टर कर लिया है, इसने तो एक ही ब्रीथिंग में डिवाइन इमॉर्टल सोर्ड को क्रिएट कर लिया है। जिस पर मास्टर रुआन कहने लगे कि आज मुझे पता चला कि ये बंदा स्मॉल टाउन में खेली जाने वाली शतरंज का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्यादा है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि लियू शियान खुद को हील कर सकता है तो मैं मिस चेन के साथ वो डील कभी भी नहीं करता। मैंने 20 सालों के लिए लियू शियान को चेन क्लैन के हवाले कर दिया है और अब तो मैं चाहकर भी मेरे प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकता। अब मास्टर रुआन ने कही सारी बातें शुई को बाउंसर जा रही थी। वो कहती पापा आप ये क्या बोल रहे हो, और आखिर लियू शियांग है कौन। जिस पर मास्टर रुआन अपना माथा पीटते हुए कहने लगे कि मैंने तुझे 1000 बार बोला है कि जरा सा किताबों पर ध्यान दिया करो, बुक रीड करने से नॉलेज बढ़ता है। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो मुझसे ऐसे घटिया सवाल नहीं पूछती, मगर तुम हो कि बस दिन रात खाना खाती रहती हो। उनकी बातें सुनने के बाद शुई ने मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली गई। उसे तो ये पता करना था कि आखिर इस शतरंज का मेन खिलाड़ी है कौन। वो कहती कि जो भी रिवर क्रॉस करेगा वही पावरफुल पैदा बनेगा। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग अभी भी निंगिया और मिस चेन को लेकर माउंटेन्स में भटक रहा था। मिस चेन उससे कह रही थी कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ना ही मैं इस माउंटेन के चक्कर लगाने वाली हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे उस टूम के पास लेके चलो। और अब थोड़ी देर
में ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर ढेर सारे जुगनू थे और वहीं पर हम मिस चेन के एंसेस्टर की ग्रेव देखते हैं, जिसकी पावर से वहाँ मौजूद पेड़ काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। चेनपिंग कहता है कि ये है आपके एंसेस्टर की ग्रेव, जिसे देखकर मिस चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फाइनली उस टूम तक पहुंच पाई है। अब यहाँ पर उसे अपने एंसेस्टर की पूजा करनी थी, इसीलिए वो चेनपिंग और निंग्याओ से कहने लगी कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे एंसेस्टर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। इसलिए चेनपिंग और निंग्याओ तुरंत ही वहाँ से चले गए। अब उनके वहाँ से जाने के बाद मिस चेन ने उस टूम के सामने कुछ स्वीट्स ऑफर किए। वो कहने लगी कि इस टूम से अभी भी ढेर सारी ऑरा रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी चेन फैमिली फिर से ग्रो करेगी। हमारी ही फैमिली का एक बंदा चौथा सेंट बनने वाला है और ये बात इस टूम ने साबित कर दी। जिसके बाद वो अपने एंसेस्टर के सामने माथा टेकते हुए कहने लगी कि हमारी चेन फैमिली के साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन अब हमारी फैमिली का एक बंदा इस दुनिया का चौथा सेंट बनेगा। प्लीज एंसेस्टर, आप उस बंदे को हमेशा प्रोटेक्ट करना। वही दूसरी तरफ निंग्याओ चेनपिंग से कह रही थी कि हमें तो यहाँ आने के लिए काफी ज्यादा देर लग गई। मैं जानती हूँ कि हम यहाँ पर काफी जल्दी आ सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर एक लंबा रूट लिया, तो अब मुझे इसकी वजह बताओ। जिस पर चेनपिंग के तारे निंग्याओ, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम ये बात समझ जाओगी। तो निंग्याओ उसे अपनी सोर्ड से हिट करते हुए कहने लगी कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं तुमसे 1000 गुना स्मार्ट हूँ। तो अब चेनपिंग उसे बताने लगा कि उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर ढेर सारे ब्लैक स्टोन्स हैं। पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि उन स्टोन्स को ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है और वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता था कि मिस चेन की उन स्टोन्स पर नजर पड़े। अगर उन स्टोन्स को देखकर उसके दिल में लालच आ जाता तो। चेनपिंग की सारी बातें सुनकर निंग्याओ हंसने लगी। वो कहती है कि तुम सिर्फ दिखते भोले हो, लेकिन हो काफी ज्यादा स्मार्ट और साथ ही साथ तुम एक नंबर के कमीने भी हो। जिस पर चेनपिंग कहते हैं निंग्याओ, तुम तो बहुत ही ज्यादा मुंहफट हो, शायद इसी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं। जो सुनते ही निंग्याओ उसे मारने चली जाती है, मगर तभी उसका पाँव फिसल कर वो नीचे गिर गई। वहीं पर चेनपिंग उसे संभालने की कोशिश ही कर रहा था तो निंग्याओ तुरंत ही उससे दूर हट जाती है। वो तो अब सीधा चेनपिंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। तो उसका गुस्सा कम करने के लिए चेनपिंग उसे एक फ्रूट खाने के लिए देता है, जो देखकर निंग्याओ कहने लगी कि तुम ये फालतू फ्रूट देखकर मेरा गुस्सा कम नहीं कर सकते। तो चेनपिंग उसे बताने लगा कि ये फ्रूट काफी ज्यादा स्पेशल है, इन्हें खाकर ही मैं माउंटेन में सरवाइव कर पाता था। तो निंग्याओ उसकी बात मानते हुए तुरंत ही उस फ्रूट का एक बाइट खा लेती है और उस फ्रूट के खाने से निंग्याओ की पावर एक्टिवेट हो गई। वो समझ जाती है कि ये फ्रूट कोई ऑर्डिनरी फ्रूट्स नहीं है, अगर चेनपिंग इन्हें खाएगा तो उसकी इंजुरीज काफी जल्दी रिकवर हो जाएगी। इसलिए निंग्याओ वापिस से वो फ्रूट चेनपिंग को दे देती है। वो कह रही थी कि ये फ्रूट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें इसे खा लेना। तो चेनपिंग तुरंत ही उस फ्रूट को अपनी बास्केट में डाल देता है। निंग्याओ कहती कि अरे वाह, देखो तो तुमने ढेर सारे फ्रूट्स जमा किए हैं, तो बताओ ये फ्रूट तुम क्या मिस चेन को देने वाले हो? जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मिस चेन मेरी कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि ये फ्रूट तो मैं लियू शियान के लिए ले जाने वाला हूँ। और तभी निंग्याओ के दिमाग में एक खुरापती आइडिया आया। वो चेनपिंग से पूछने लगी कि बताओ अगर यहाँ पर शुई होती तो क्या तुम उसे भी ये फ्रूट ऑफर करते? जिस पर चेनपिंग कहता हाँ क्यों नहीं, मैं उसे भी ये फ्रूट दे देता। तो निंग्याओ उसे एक दूसरा सवाल पूछने लगी। वो कहती बताओ अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही फ्रूट होते तो तुम वो किसे देते, मुझे या फिर शुई को? तो चेनपिंग उसे घबराते हुए पूछने लगा कि निंग्याओ मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, तुम्हारा चेहरा इतना गुस्से में क्यों दिख रहा है? तो निंग्याओ कहती है टॉपिक बदलने की कोशिश मत कर, जल्दी बताओ फ्रूट तो किसे देता? जिस पर चेनपिंग कहने लगा एक फ्रूट मैं तुम्हें देता और एक देता मैं शुई को। लेकिन निंग्याओ को अभी भी वो जवाब नहीं मिला था जिसकी उसे उम्मीद थी, इसलिए उसने एक बार फिर से अपना सवाल बदल दिया। इस बार वो एकदम गुस्से में चेनपिंग के पास जाकर कहने लगी कि ऐसा समझो तुम्हारे पास बस एक ही फ्रूट है, तो फिर वो फ्रूट तुम किसे देते, मुझे या फिर उस शुई को? तो चेनपिंग घबराते हुए कहने लगा कि वो फ्रूट तो मैं तुम्हें दे देता। निंग्याओ पूछती है ऐसा क्यों, वो फ्रूट आखिर तुम मुझे क्यों देते और शुई को क्यों नहीं? तो चेनपिंग कहता है वो इसलिए क्योंकि शुई यहाँ पर है ही नहीं, अगर वो यहाँ होती तो वो फ्रूट मैं उसे दे देता। जो सुनकर तो निंग्याओ काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। दरअसल निंग्याओ को इनसिक्योरिटीज फील हो रही थी कि कहीं मास्टर रुआन की बेटी शुई चेनपिंग को पटाना ले। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर वांग को देखते हैं जिन्होंने अपने दोनों डिसाइपल्स को मिलने बुला लिया था। वो कहते हैं कि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ब्रेक थ्रू करो। ये सुनकर तो गेट कीपर यांग काफी ज्यादा खुश हो गया। इधर मास्टर वांग लियार से कहने लगे कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, तुम जानते हो कि 7वीं लेवल के बाद ब्रेक थ्रू करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। 7वीं लेवल के बाद कल्टीवेशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर उससे आगे ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें लाइफ एंड डेथ सिनेरियो से गुजरना होगा। तुम्हें एक ऐसे बंदे के साथ फाइट करनी होगी जो तुम्हें आसानी से चुटकियों में मसल सकता हो।
लास्ट टाइम मैंने तुम्हें मास्टर युआन के साथ फाइट करने के लिए बताया था, मगर तुमने मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर दिया। तो लियार कहता है मास्टर, मेरी बीवी ना मुझ पर काफी ज्यादा ध्यान रखती है। रात के समय तो मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने देती, इसलिए पिछली बार मैं मास्टर युआन से फाइट नहीं कर पाया। जिस पर मास्टर वांग कहते हैं कि पहला तो तुम्हें जोरू का गुलाम बनना बंद करना पड़ेगा। अगर कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो चलो जाओ, अब उस बंदे के साथ जल्दी से फाइट करो। अब यहाँ पर मास्टर वांग किसकी बात कर रहे थे ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं पर गेट कीपर यांग मास्टर को मस्का मारने लगा। वो कहता है कि आपने लियार को तो टारगेट दे दिया है, लेकिन मेरा क्या, मैं भी ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे भी कोई ऐसा बंदा दीजिए ना जिसके साथ फाइट करके मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। तो मास्टर वांग उसके मुँह पर धुआं छोड़ के वहाँ से गायब हो गए। वो घर के अंदर आने के बाद बता रहे थे कि इस जन्म में तो तुम बिल्कुल भी 9वीं realm पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए तो मेरे पास कोई उम्मीद नहीं। ये सुनकर तो बेचारे यांग को दिल का दौरा ही पड़ गया और रोते हुए कह रहा था कि मास्टर आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए यांग ने और जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। वहीं पर सॉन्ग जिनशिन देखता है कि स्मॉल टाउन से थोड़ी बाहर आने के बाद उनकी कैरेज अचानक से रुक गई। वो देखते है कि लॉर्ड जैंग कैरेज से ऑलरेडी उतर चुके हैं। तो लॉर्ड जैंग कैरेज वाले को हुक्म देता है कि तुम इस एरिया से आगे चले जाओ, मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम है। अब कैरेजेस के वहाँ से जाते ही लॉर्ड जैंग एक माउंटेन की तरफ देखने लगे। वेल उस माउंटेन पर एक बंदा था जिसे देखकर लॉर्ड जैंग कहने लगा कि मुझे लगा नहीं था कि स्मॉल टाउन में इतना पावरफुल बंदा भी होगा। स्मॉल टाउन में एक जीनियस होगा इसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शायद मेरे जासूस भी एक नंबर के निकम्मे हैं जो तुम्हारे जैसे बंदे का पता नहीं लगा पाए। खैर अभी तक हमने फाइट शुरू नहीं की तो क्यों ना हम थोड़ी सी बातें कर ले। तो चलो जल्दी बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एल्डर वांग का डिसाइपल लियार है और एल्डर वांग ने लॉर्ड जैंग के साथ फाइट करने के लिए उसे यहाँ भेजा था ताकि वो लॉर्ड जैंग जैसे पावरफुल बंदे के साथ फाइट करके कल्टीवेशन में प्रोग्रेस कर पाए। वहीं पर लियार आधी नींद में ही लॉर्ड जैंग से कहने लगा कि तुमने मुझसे अभी सवाल पूछा था कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। तो अगर इस फाइट में तुम सरवाइव कर लो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर मुझे तुमसे क्या चाहिए था। जो सुनकर लॉर्ड जैंग एक इवल स्माइल करते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। वहीं पर लियार उसकी पावरफुल ऑरा के सामने कमजोर होने का नाटक करने लगा, लेकिन फिर एक ही सेकंड के अंदर उसने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वैसे तो इन दोनों ने अभी तक फाइट शुरू भी नहीं की थी, मगर फिर भी इनकी पावरफुल ऑरा से ही वहाँ पर तूफान आने लगा। सॉन्ग जिनशिन और जिगुई उनसे काफी ज्यादा दूर थे, मगर वो भी उस पावरफुल ऑरा के सामने टिक नहीं पाते। और अब एक दूसरे की पावर्स को आजमाने के बाद लॉर्ड जैंग ने सीधे जाकर लियार पर अपनी कोनी हिट कर दी, जिससे वो सीधा माउंटेन पर जाकर पटक गया था। उनका ये ब्लो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे पूरा की पूरा माउंटेन शेक होने लगा। मगर तभी लॉर्ड जैंग ये देखकर हैरान हो गए कि लियार पर उनकी पावरफुल ब्लो का कोई खास असर नहीं हुआ। लियार कहता है कि लॉर्ड जैंग तेरा अटैक काफी ज्यादा अच्छा था, मगर वो इतना पावरफुल नहीं कि मुझे हरा दे। जिसके बाद वो एक ही ब्लो में लॉर्ड जैंग को पतंग जैसा उड़ा देता है, जिससे लॉर्ड जैंग काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो उतनी दुगनी स्पीड से वापस आकर सीधा लियार के साथ भिड़ जाता है। उन दोनों ने एक दूसरे पर पंचेस से अटैक कर दिया था। अब लॉर्ड जैंग उस पर कई सारे पंचेस हिट करते हुए कहने लगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुझ में कितना दम है। वहीं पर लियार उसके हर एक पंच को रोक रहा था और उतने में ही लॉर्ड जैंग ने उसे एक जोरदार पंच हिट करते हुए जमीन की तरफ फेंक दिया। मगर उसी वक्त लियार उनकी तरफ बड़े बड़े रॉक से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे लॉर्ड जैंग ने आसानी से ब्रेक कर दिया। और फिर वो लियान पर ढेर सारे पंचेस हिट करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल देते हैं। वो कहते कि शायद इतनी पावर्स तेरे लिए सही रहेगी। जिसके बाद उन्होंने हवा में जंप लगाते हुए लियार पर एक तगड़ा अटैक करने की कोशिश की, मगर लियार समय रहते उससे बच गया। हालांकि लॉर्ड जैंग के सेकंड अटैक से वो बच नहीं पाता और इस बार का पंच तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ की सारी जमीन ही उखड़ गई। और अब लॉर्ड जैंग लियार को माउंटेन पर चिपकाते उस पर कई सारे पंचेस की बारिश कर रहे थे, मानो लियार को इंसान ना होकर पंचिंग बैग है। लॉर्ड जैंग कह रही थी कि बताओ अब तुम्हें इसमें मजा आ रहा है या नहीं, अगर नहीं आ रहा तो मैं अपने अटैक बढ़ा देता हूँ। और तभी अचानक से लियार ने उनका हाथ पकड़ लिया, साथ ही साथ उसने अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। और फिर वो पागलों जैसे हंसने लगा, जो देख लॉर्ड जैंग की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उतने में ही लियार ने उसे एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे लॉर्ड जैंग पत्थरों को तोड़ते हुए पीछे ढकेले जा रहे थे। और तभी लियार ने आकर उनके पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे तो लॉर्ड जैंग खून की उल्टियां उगलना शुरू कर देता है। वो बुरी तरह से घायल होकर क्लिफ से नीचे गिर गए थे, जो देख लियार कहते हैं चलो मेरा काम तो हो गया। अब वो आलस देते हुए वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर तेज हवाएं बहने लगी। वे लो जबरदस्त औरत थी लॉर्ड जैंग की, जिसके बाद वो बड़े ही कूल अंदाज में लियार के सामने आकर कूद गए। लियार भी उन्हें देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था। वो कहने लगा
कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर जीत का फैसला तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम ऐसे ही फाइट को कंटिन्यू करते रहे तो फिर हम दोनों में से किसी एक की जान जरूर जाएगी। जिस पर लॉर्ड ज़ैंग गुस्से में हंसते हुए कहने लगे कि मैंने लॉर्ड ज़ैंग ने आज तक न जाने कितनी ही बैटल में खून की नदियां बहा दी, कितने ही लोग मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, और ये जंग तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा थ्रिलिंग लग रही, तो भला मैं इसमें पीछे कैसे हट सकता हूँ। चला जा, देखता हूँ कि तुझ में कितना दम है। और फिर लॉर्ड ज़ैंग हवा से भी तेज रफ्तार से लियार पर हमला कर देते हैं। वो न जाने कितने ही पहाड़ों को चीरते हुए फाइट कर रहे थे। अब तो उनकी बैटल ने ग्रज का एक नया फॉर्म ले लिया था। फाइट करते करते ये दोनों बादलों में पहुंच गए। वहाँ पर भी लियार लॉर्ड ज़ैंग पर भारी पड़ गया। वो लॉर्ड ज़ैंग को घुमा घुमा के इधर उधर फेंके जा रहा था, मगर लॉर्ड ज़ैंग हार नहीं मानते और फिर उन दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार पंच हिट कर दिया। मगर लियार बाजी मारते हुए लॉर्ड ज़ैंग को काफी दूर ढकेल देता है, जिसके बाद लियार ने उसे एक जबरदस्त लात मार दी, जिसके चलते लॉर्ड ज़ैंग और ऊपर उछल गए थे। और फिर लियार वहाँ आकर भी उसके पेट में एक जोरदार पंच हिट कर देता है। इस एक ही पावरफुल पंच में लॉर्ड ज़ैंग बादलों को चीरते हुए सीधा रिवर के बॉटम में जाकर पटक जाते हैं। वो बुरी तरह से घायल थे। तभी उन्हें अपनी पास में हुई बैटल के विजन्स आने लगे। वो कहने लगे कि मेरा मकसद साफ है, किल ऑल द इमॉर्टल्स, किल ऑल द जीनियस, और फिर उन्हीं की लाशों पर मैं मेरी डायनेस्टी की बुनियाद रखूंगा। और फिर लॉर्ड ज़ैंग ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। साथ ही साथ उनके आंखों से एक भयानक ऑरा रिलीज होने लगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।